Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so I gave you a little homework, excavating Mesopotamian towns. I told you to read out this box. So now I hope you have done this, completed this box, and now I'm going to teach you this one. Today, Mesopotamian excavators have much higher standards of accuracy and care in recording than in the old days, so that few dig huge areas the way Ur was excavated. आज देखा जाए तो मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर्स जो हैं उनके पास में अच्छे स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी है और वो जो पुराने ज़माने में उन्होंने रिकॉर्ड किया था उससे वो आज के ज़माने में अच्छे तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक्सकेवेट कर रहे हैं। कुछ फ्यू डिग जो है वो काफ़ी एरियाज में, काफ़ी बड़े एरियाज में उन्होंने खोदा है उर को और वहाँ से चीज़ों को एक्सकेवेट किया है, निकाला है। Moreover, few archaeologists have the funds to employ large teams of excavators और कुछ एरियाज में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने फंड्स का इस्तेमाल करके लोगों को बड़ी-बड़ी जो टीम्स है एक्सकेवेटर्स की उनको एम्प्लॉय कर रखा है, एज एन अपॉइंट कर रखा है इसी काम के लिए। Thus, the mode of obtaining data has changed. इसीलिए जो डेटा ऑब्टेन करने का तरीका है, डेटा कलेक्ट करने का तरीका है वो बाय द कोर्स ऑफ द टाइम चेंज हो चुका है और इम्प्रूव हो चुका है। Take the small town at Abu Salabik, about 10 hectares in area in 2500 BCE with a population less than 10,000. अब एक small town के बारे में बात कर रहे हैं, अबू सलाबिक, जो कि 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है और करीब 2500 BCE का है, जहाँ पे करीब 10,000 से भी कम population रहा करती थी। The outlines of the walls were at first traced by scraping services. अब जो इस एरिया, ये जो टाउन है, इसकी जो दीवारें हैं, सबसे पहले उसके मार्क कहाँ देखे गए? जब उसकी सरफेस को स्क्रैप किया गया, निकाला गया, घिस करके ऊपर से एक परत निकाली गई। This involves scraping off the top few millimeters of the mound with the sharp and wide end of a shovel or other tool. अब ये माउंड ये क्या होता है? एक हेमिस्फीयर जैसा एक इकट्ठा कर सकते हैं अपन। एक ये इस तरह का एरिया होता है, ठीक है। माउंड आपको आगे क्लासेस में पता पड़ेगा जिससे क्या होता है। बेसिकली इकट्ठा पहले के ज़माने में चीज़ों को ऐसे ढेर सा इकट्ठा कर देते थे और उसके अंदर लोगों को गाड़ दिया करते थे। बेसिकली माउंड वो होता था। यहाँ पे सिंपली माउंड बोला गया है तो उसमें कुछ मिलीमीटर्स इसकी जो ऊपर की परत है उसको उतारा गया है शॉवल और दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करके, दूसरे टूल का इस्तेमाल करके उसकी एक लेयर को कुछ मिलीमीटर्स तक उतार करके स्टडी किया गया है। While the soil underneath was still slightly moist, और उसके अंदर जब उसको और ज्यादा खोदा गया तो इसके अंदर की जो मिट्टी थी वो अभी भी थोड़ी नमी थी उसमें। The archaeologist could make out different colors, textures and lines of bricks, walls or pits or other features. अब archaeologist जो है वो उससे क्या बना सकते थे? अलग-अलग कलर, टेक्सचर, अलग-अलग लाइंस जो है ब्रिक वॉल्स की, पिट्स गड्ढे जो हैं या दूसरे फीचर्स जो हैं वो चीज सारी समझ पा रहे थे। A few houses that were discovered were excavated. कुछ और घर जो वो डिस्कवर किए गए थे वो भी एक्सकवेट किए गए, निकाले गए, खोदे गए। The archaeologists also sieved through tons of earth to recover plant and animal remains, and in process of identified many species of plants and animals and found large quantities of charred fish bones that had been swept out onto the streets. अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो घर और मंदिर यहाँ पे देखे गए थे वहाँ पे फिश बोन्स जो हैं, चार्ड फिश बोन्स थी और फिश बोन्स से उन्होंने फ्लोरिंग में भी यूज कर रखा था। तो वही चीजें यहाँ पे बोली गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा घर जब इन्होंने और एक्सकवेट किए, ठीक है, और चीजें एक्सकवेट करी तो यहाँ पर इनको क्या मिले? जब और ज्यादा ये अंदर खुदाई इन्होंने करी चीजों की तो उन्होंने काफी ज्यादा अर्थ जो है उसको निकाली है, जिनकी खोद करके अर्थ को और बाहर निकाला। तब इन्होंने रिकवर करे हैं कुछ प्लांट और एनिमल रिमेन्स जो काफी सालों से उसके अंदर दबे हुए थे वो निकाले, ठीक है। पूरा प्रोसीजर जो है इन्होंने फॉलो अप किया, कैसे ये स्पीसीज कौन से प्लांट की है, कौन सी एनिमल की प्रजाति है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन हुआ। लार्ज क्वांटिटी में इनको, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनको जली हुई फिश बोन्स मिली हैं जो स्ट्रीट्स में फैली नहीं थी, वो सब भी इन्होंने निकाला है।
Plant seeds and fiber remained after dung cakes had been burned as fuel and thus kitchens were identified. प्लांट के सीड हो या फाइबर जो है वो भी निकाले गए हैं जब उन पर गोबर के जो उपले होते हैं, डंग केक्स जो होते हैं, उनको जलाया जाता है एक फ्यूल के तौर पे, तब इन्होंने डिस्कवर करी कि हाँ ये चीज आइडेंटिफाई करी कि ये किचन है। ठीक है। लिविंग रूम्स वर those with fewer traces, और लिविंग रूम्स जो है उनके बहुत कम निशान मिले हैं। Because they found the teeth of very young pigs on the streets, archaeologists concluded that pigs must have roamed freely here as in any other Mesopotamian town. अब वहां पर इनको लिविंग रूम के तो ज्यादा निशान मिले नहीं थे, और उनको क्या मिला था, बल्कि गलियों के अंदर इनको यंग पिग्स जो है उनके टीथ मिले हैं, उनका जो जबड़ा होता है वो उन्होंने देखे हैं, छोटे छोटे जो पिग्स होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि पिग्स जो है वो फ्रीली घूमा करते होंगे मेसोपोटामियन टाउन, कोई और नहीं बल्कि ये वाला जो टाउन है उसमें फ्रीली इनकी गलियों में घूमते थे, इसलिए वो उसके अंश मिले हैं। इनफैक्ट वन हाउस ब्यूरल कंटेन सम पिग बोन्स, इनफैक्ट एक घर ऐसा भी मिला जिसमें उसके अंदर पिग बोन्स जो है वो दबी हुई थी। द डेड पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन सम पोक फॉर हिज नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। और पिग ये माना जाता है क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा पहले के जमाने में जब किसी की डेथ होती थी तो उसके साथ में कुछ चीजें उसके आफ्टर लाइफ के हिसाब से कि ये इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद के लिए इसके साथ में कुछ चीजें गाड़ी जाती थी। तो यहाँ पर एक घर ऐसा भी मिला है जिसमें कुछ पिग बोन्स मिली है, और ये उसका कंक्लूजन निकाला है इन्होंने कि डेड पर्सन के साथ में कुछ पोक यानी पोक क्या होता है, एज इन जो पिग होता है उसके मीट को बोलते हैं, उसका जो बैक का, उसकी जो पीठ का जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसको बोला जाता है पोक। वो उस डेड पर्सन के साथ में गाड़ा गया था उसके नरिशमेंट के लिए कि आफ्टर लाइफ जब इसकी मृत्यु हो गई तो आगे वाले समय के लिए इसके लिए कुछ खाना जो है वो कर दिया जाता है, एज इन ये एक ट्रेडिशन होता है। ठीक है, ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला है। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो मेड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ सम फ्लोर्स टू डिसाइड which rooms in a house were roofed with poplar logs, palm leaves and straw etc. and which were open to the sky. आर्कियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी है कुछ रूम की छतों की और फ्लोर्स की बेसिकली, जिससे पता पड़ता है कि कौन से कमरे जो हैं उनके ऊपर छत लगाई गई थी जिस पर पॉपुलर की लकड़ियों के लॉग्स लगाए गए हों, पाम लीव्स लगाई गई हों, स्ट्रॉ लगाए गए हों, और कौन सी छतें जो कौन से कमरे ऐसे थे जिन पे छतें नहीं थी, वर ओपन टू द स्काई। ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. नो मैम। ओके, तो ये एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टावर्स इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या इन्होंने डिस्कवर किया है, कैसे इन्होंने डिस्कवरी करी है, कौन कौन से जगह की डिस्कवरी करके इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, अपने तरीके से दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश जो करी है हिस्ट्री को, वो सारे पॉइंट्स मेंशन है, शॉर्ट में मेंशन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। Then we have cities in the Mesopotamian culture. अब cities जो है Mesopotamian culture में किस तरीके से survive कर रही थी, side by side कैसे रह रही थी, क्या उनका उनके बारे में बताया गया है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, ये वाला पैराग्राफ आई गेस मैंने आपको पढ़ा दिया था, कंप्लीट हो गया था ये। स्टूडेंट्स, हमने ये वाला पैराग्राफ, Yes. ओके, सो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस पैराग्राफ में? सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। शैल वी मूव ऑन, आगे पढ़ें अगर आपको दिक्कत नहीं आई है तो। Yes, ma'am. मैम एक बार प्लीज आप री एक्सप्लेन कर देंगे। The whole paragraph or some few lines, if you are having problem in that particular lines you can ask, because it's not easy to repeat the whole paragraph. मैम शॉर्ट में समझा दो मैम थोड़ा। ओके, बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा था कि किस तरीके से मेसोपोटामियंस जो है वो जिंदगी जी रहे थे उस समय में, कैसे उनकी लाइफ रह रही थी, और वो उस चीज को कैसे जब उनके वॉर के अंदर उनकी सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उन्होंने कैसे उनको गिलगामेश एपिक के अंदर डिस्क्राइब किया है। ये एपिक जो होता है बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है, जिसके अंदर पुराने जितने भी राजा लोग होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए चीजें लिखी जाती हैं, उनके प्रेज में चीजें लिखी जाती हैं। तो इनका भी एक गिलगामेश एपिक है जिसके अंदर इनकी सिटीज जो थी वो कैसे उस समय में
सरवाइव कर रही थी, उनका राजा कैसा था, वो कितना हेरोइक था, कैसा नहीं था, वो सारी चीजें इसमें मेंशन थी। ये 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई थी। और जो गिलगामेश जो है, बोला जाता था कि उसने रुक पर एन मरकर के बाद में रूल किया है। एक ग्रेट हीरो के बारे में ये चीज है, और कैसे वो शॉक में आ जाता है जब उसकी हीरोइक फ्रेंड की डेथ हो जाती है, और फिर वो निकल पड़ता है मॉर्टलिटी के सीक्रेट्स को जानने के लिए, एक यात्रा करने के लिए वो दुनिया घूमता है, और फिर उसको कुछ हासिल नहीं होता, वो वापस आ जाता है अपने इस सिटी के अंदर ही, और फिर वो वहाँ की जो उसका पहले से उसकी जो वॉल है, सिटी वॉल जो है, बेसिकली शहर की जो वॉल है, उसको वॉक करते हुए उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसको पूरा समझ रहा है कि कैसे उसकी सिटी के लोगों ने इतना मेहनत करके उसके लिए इतना कुछ किया है, कितनी चीजें उनके लिए की हैं, और कैसे आगे जाकर के ये उसके मरने के बाद में उसके सन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको भूल जाएंगे, और उसको रखा जाएगा, सिर्फ याद रखा जाएगा एक ट्रैवल हीरो की तरह। और वो यही सब चीजें जो हैं एडमायर करते हुए इस चीज में बताया गया, इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है कि वो अपनी सिटी वॉल को कैसे एडमायर कर रहा है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लेगेसी ऑफ द राइटिंग। अब जो लेगेसी थी इनकी राइटिंग की, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे इन्होंने ओरली ट्रांसमिट करी है चीजें, और साइंस का इस्तेमाल कैसे किया है, कैसे रिटन टेक्स्ट जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन हुए, कैसे स्कॉलर्स जो उन्होंने इस चीज को बिल्डअप किया, कैसे पढ़ा, वो सारी चीजें आपको मेसोपोटामियन वर्ल्ड के अंदर भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी इस जमाने में भी स्कॉलरली ट्रेडिशन जो है वो फॉलो होता था, और साइंस को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। फॉर्मूलाज जो है वो प्रॉपरली लिखे जाते थे और उसको पास ऑन किया जाता था, और जो पूरा प्रोसीजर था, कैसे डिवीजन किया गया था, एक साल का 12 महीने के अंदर, एक दिन का 24 आवर्स के अंदर, और एक आवर का 60 मिनट्स के अंदर, वो सारी चीजें हमें इन्हीं लोगों ने दी है जो आज के जमाने में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेसोपोटामियंस ने ही इस चीज को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और ये भी कि कैसे रेवोल्यूशन होता है मून का अर्थ के चारों तरफ, ये सारी चीजें इन्होंने उस समय में एक तरीके से रिकॉर्ड कर ली थी। While moving narratives can be transmitted orally, science requires written text and that generations of the scholars can read and build upon. जैसे कि narratives जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है साइंस की तो स्कॉलर्स को प्रॉपर रिटन टेक्स्ट देने होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होने होते हैं, पढ़े जाते हैं, और आगे उसके ऊपर पढ़ाई और की जाती है। Perhaps the latest legacy of the Mesopotamian to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी जो पास ऑन हुई है मेसोपोटामियन ने जो दुनिया को दी है वो ये है कि इनका जो ट्रेडिशन था टाइम को रिकॉर्ड करने का और मैथमेटिक्स को लेकर के रिकॉर्ड करने का या उसके बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Dating around 1800 BCE are tablets and with multiplication and division tables, square and square root tables, and tables of compound interest. अब इन्होंने उस जमाने में क्या डेवलप कर लिया था, वो टैबलेट्स जो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखी थी, टैबलेट्स उसके ऊपर डिविजन मल्टीप्लिकेशन वाली चीज जो है वो बताई गई थी, वो इन्होंने उस समय में डिस्कवर कर लिया था। स्क्वायर रूट की टेबल्स इन्होंने बना ली थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल्स इन्होंने उस समय में बना ली थी। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज गिवन एज, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कैसे निकाला जाता था, नीचे फॉर्मूला दे रखा है, उस अकॉर्डिंग निकाला जाता था उस जमाने में। If you work this out, you will find that the answer is 1.41421296. अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लोगे तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 2 का, जिसका आंसर आएगा ये। Only slightly different from the correct answer 1.41421356, और ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है जो आज हम करेक्ट आंसर निकाल के बैठे हुए हैं उससे। Students had to solve problems such as the following. स्टूडेंट्स को आगे प्रॉब्लम्स दी जाती थी सॉल्व करने के लिए, जैसे आज के जमाने में आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है उसी तरीके से। A field of area such and such is covered 1 finger deep in water. Find out the volume of the water. जैसे कि आज के जमाने में आप वॉल्यूम निकालते हो किसी भी एरिया का, और उसी तरीके से उस जमाने में भी इनको दिया जाता था कि इस एरिया का एक खेत है, उसके अंदर एक फिंगर डूबी हुई है पानी के अंदर, तो उस पानी का क्या वॉल्यूम है वो निकालना है। उस तरह की प्रॉब्लम्स इनको दी जाती थी उस जमाने में।
The division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth, and the division of the month into 4 weeks, and the day into 24 hours, and the hour into 60 minutes, all that we take for granted in our daily lives has come to us from the Mesopotamians. ये important है, इसको mark कर लीजिए कि division जो है एक साल का 12 months के अंदर, वो भी कैसे depend करता है कि revolution जो है अर्थ मून का लगा लेती है properly उसके बेसिस पे, और डिवीजन जो है एक मंथ का वो 4 वीक्स में कैसे डिवाइडेड है, और एक दिन जो है वो 24 आवर्स में, और 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स में कैसे डिवाइडेड है। ये सारी ही चीजें जो हैं, जो आज के जमाने में हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, परवाह नहीं करते हैं, ये सब चीजें हमें मिली है मेसोपोटामियन से। These time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world and to the world of Islam and then to medieval Europe, which you are going to study in theme 7. ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने मेसोपोटामियंस ने दी है हमें। जो टाइम डिविजन्स है वो अडॉप्ट किया गया था एलेक्जेंडर के सक्सेसर, यानी उनके आगे बढ़ करके जो लोग आए उनके द्वारा, फिर उनसे दिया गया रोमन वर्ल्ड को, और फिर उनको दिया गया इस्लाम को, इस्लाम वाला जो वर्ल्ड था उनको, और फिर मिला मिडिवल यूरोप को, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत आई है किसी पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अगर क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि ये पूरा प्रोसीजर जो है ये कहाँ से आया है, मेसोपोटामियंस ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, तो आपको सही, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सही ऑप्शन पे मार्क करना है, और अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है ये लिखना है। मैथमेटिक्स और साइंस की फील्ड में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब, ठीक है, ये इनकी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Moving on, whenever solar and lunar eclipses were observed, their occurrence was noted according to year, month and day. और जब भी सोलर और लूनर एक्लिप्स होते थे, जब भी ग्रहण लगते थे, तो उनको ऑब्जर्व किया जाता था, और वो कब हो रहे हैं, किस साल में हो रहे हैं, किस मंथ में हो रहे हैं, और किस डे पर हो रहे हैं, ये भी नोट किया जाता था। So, too, there were records about the observed position of stars and constellations in the night skies. के अलावा इन लोगों ने ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं जहां पर स्टार्स की क्या पोजीशन रही है वो भी रिकॉर्ड किया है। कॉन्स्टलेशंस जो हैं स्काई के अंदर, जो आपको कॉन्स्टलेशंस देखने को मिलते हैं रात के समय स्काई में, उनकी भी पोजीशंस को रिकॉर्ड किया है इन लोगों ने। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institution of schools, where students read and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keepers for the administration, but the intellectuals who could build on the work of their predecessors. अब ये सारी मोमेंटस मेसोपोटामियन अचीवमेंट्स जो थी, जो स्पीड अपली हो रही थी उस समय में, ये पॉसिबल नहीं हो पाती अगर ये लोग रिक करके नहीं रखते, ये अर्बन इंस्टीट्यूशन ये लोग स्टैब्लिश नहीं करते, स्कूल स्टैब्लिश नहीं करते, और स्टूडेंट्स इन चीजों को पढ़ते नहीं और कॉपी नहीं करते रिटन टैबलेट्स को, या कुछ लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती सिर्फ रिकॉर्ड कीपर की तरह ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल की तरह, कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम ना करके बल्कि इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी की तरह काम करें और इस काम को और आगे बढ़ाएं, और आने वाले जितने भी प्रेडेसेसर्स रहे हैं उनके काम को और आगे तक लेकर के जाएं। तब अगर ये सब चीजें नहीं होती तो ये हमारे तक नहीं पहुंच पाता और हम इस चीज को इतना समझ नहीं पाते। तो इन्होंने जो भी अचीवमेंट्स करी हैं वो काफी यूजफुल रही हैं। इस पैराग्राफ के अंदर, इससे अबव पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No. Okay. We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally at two early attempts to locate and preserve the text and traditions of the past. अब हम गलती कर देंगे एज इन कि अगर हम सोचेंगे कि ये पहले से ही सब अर्बन वर्ल्ड जो है मेसोपोटामिया का वही एक मॉडर्न फिनोमिनन रहा है, यानी कि मॉडर्निटी को लेकर के सिर्फ उन्होंने यही चीजें करी है, ये अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो वो गलत होगा। अब हमें फाइनली दो और इनके अटेम्प्ट्स जो हैं इनको लोकेट करने के, इनके टेक्स्ट को प्रिजर्व किया गया है, इनके ट्रेडिशन को जो इन्होंने रखा है उसको समझने की, और हमारे सामने ऑप्शंस हैं
एक है एन अर्ली लाइब्रेरी और दूसरा है एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, उसके बाद में टाइमलाइन दी गई है और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही इसके टेक अवे पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अर्ली लाइब्रेरी जो है वहाँ पर काम किया गया है। आयरन एज हुआ करती थी, असेरियंस जो है उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया था और ये बेसिकली टाइम पीरियड बताया गया है 720 से 610 BCE के दौरान, और ये इन्होंने इजिप्ट तक फैलाया था। स्टेट इकोनॉमी जो है वो एक प्रेडेटरी वन थी, इंपॉर्टेंट वन थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रैक्ट करे हैं लेबर और ट्रिब्यूट किया है एक तरीके से, अलग अलग फॉर्म के जो फूड, एनिमल्स, मेटल, क्राफ्ट आइटम्स जो है वो दिए गए हैं। अपनी पॉपुलेशन को इन्होंने ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जिससे वो भी इस चीज को यूज करें और डेवलप करें, जिससे आज के जमाने के अंदर हम लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकें इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें। आप सपोज जैसे आज के जमाने के अंदर हम लोग अभी रिसेंटली पास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। ये चीज हमें जब हमारे ऊपर कंडीशंस थोड़ी सी हार्श हुई एंड वी वर बाउंड टू बी स्टे एट होम वाली सिचुएशन हमारे साथ में आई, तब जाकर के हमारी सरकार ने इस तरह की चीज हमें प्रोवाइड कराई। ये प्लेटफॉर्म जो कुछ लोगों तक ही सीमित था वो और लोगों तक जानकारी फैली और लोगों को बताया गया कि कैसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के आप पढ़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम वाली कंडीशन जो है वो आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज इन की शॉपिंग के उसमें भी घर बैठे आप कैसे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, वो चीजें बहुत बड़ी। तो एक तरीका होता है अपनी सब्जेक्ट पॉपुलेशन को सारी चीजें प्रोवाइड कराने का, वो उस जमाने में भी था, बस वहां पे जो चीजें थी वो अलग थी। खाने को लेकर के, एनिमल्स को लेकर, मेटल क्राफ्ट आइटम्स को लेकर के, टूल्स वगैरह को लेकर के चीजें बताई जा रही थी। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In tomorrow's class, we'll gonna study both the boxes, and along with this boxes, we'll discuss the timeline and we will discuss the takeaway points of this chapter. Please conjure up your problems related to this chapter. अपनी problems इकट्ठी कर लीजिए जो भी इस chapter से related हो, and we'll sort out all of your problems and try to study the whole chapter and go through the videos as well. You have this good facility of going through them and understanding the whole topic again and again in the repeated form. And have a nice day ahead, students. That's it for today. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome.